Good morning, students. Today we will discuss the last topic of the interference unit, that is Fabry-Perot interferometer. तो अभी तक हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए इंटरफेरेंस यूनिट में, और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर. तो जैसे कि आपने इससे पहले भी माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा था, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर चाहे कोई भी इंटरफेरोमीटर हो, उसका जो यूज़ है, उसका यूज़ क्या होता है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को बनाने के लिए. ओके, सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के भी हमने कई एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए थे. ठीक है, टू डिटरमाइन दी वेव लेंथ एंड टू डिटरमाइन दी डिफरेंस ऑफ द वेव लेंथ एंड टू डिटरमाइन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल, ये सब हमने उसमें पढ़ चुका था. ठीक है, नाउ दी Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर. सो सबसे पहले तो जो अभी तक हमने पढ़ा है इंटरफेरोमीटर, या जो इंटरफेरेंस हमने पढ़ा है, जितनी भी इसमें फिनोमेना पढ़ी है, वो डबल बीम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है. ओके, डबल बीम इंटरफेरेंस के बारे में. ओके, सो Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर के बारे में थोड़ा सा जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए वो क्या क्या हैं. इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. सो इट इज़ यूज टू फॉर्म द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, यानी कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. दूसरा है, इट इज़ डेवलप्ड इन 1899 बाय चार्ल्स फेब्री एंड एल्फ्रेड पैरोट. सो चार्ल्स फेब्री एंड एल्फ्रेड पैरोट के नाम पे ये इस इंटरफेरोमीटर का नाम पड़ा है Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर. तो 1899 में चार्ल्स फेब्री और एल्फ्रेड पैरोट दो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने जो है इस इंटरफेरोमीटर को डेवलप किया था. ओके, दिस इंटरफेरोमीटर डिपेंड्स अपॉन द मल्टी बीम इंटरफेरेंस. सो अभी तक हमने जितने भी इंटरफेरेंस की जो हमने फिनोमेना देखी थी, वो डबल बीम इंटरफेरेंस के हम फिनोमेना पढ़ रहे थे. बट अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है मल्टी बीम इंटरफेरेंस. ठीक है, सो मल्टी बीम इंटरफेरेंस पे आधारित है हमारा ये Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर. यानी कि अब दो बीम ना होकर के कई बीम नंबर ऑफ बीम्स होंगी, और उनकी वजह से जो है इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा. ओके, so it is a high resolving power optical device. So this is a high resolving power optical device which help in the formation of interference fringes. Okay, so ये क्या है, एक high resolving power optical device है जो कि interference fringes की formation में काम आता है. And it is ये क्या है, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. एंड और किस किस के काम आता है, रिजोल्यूशन ऑफ द क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स की रिजोल्यूशन के लिए. ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा ऑफ अननोन लाइट. डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा हम इससे निकाल सकते हैं. टू किसी भी अननोन लाइट की जो वेवलेंथ है वो हम इस Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड टू एनालाइज द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. सो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर यानी कि जिसमें हमें रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा चाहिए, उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर का, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी मल्टी बीम इंटरफेरेंस. सो इससे जो भी हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी वो बहुत क्लियर होंगी और बहुत हाई रिजोल्यूशन की होंगी. ठीक है, इसलिए हमें इसमें जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो भी हम इससे डिटरमाइन एनालिसिस उससे कर सकते हैं. ओके, सो नाउ दी कंस्ट्रक्शन क्या है. तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो डायग्राम है वो एक बार आप फिर से कहीं इंटरनेट वगैरह पे भी सर्च कर सकते हो, या बुक्स आपके पास है तो उससे थोड़ा सा और ढंग से बना लेना. थोड़ा सा मेरा ये जो प्लेट्स हैं वो टेढ़ी टेढ़ी सी हो गई हैं, बट ये पैरेलल प्लेट्स हैं. ओके, सो कंस्ट्रक्शन में हम पहले देख लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्लास प्लेट्स P1 एंड P2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D. सो सबसे पहले हम इसमें दो प्लेट्स देखते हैं. सबसे पहले जो दो प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं. एक प्लेट है ये P1 और दूसरी प्लेट है ये P2. ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्लास प्लेट्स, दिस P1 एंड P2. ये है P1 आपकी और ये है P2. तो P1 और P2 दो ग्लास प्लेट्स हैं जिससे कि ये मिलकर के बना है. और P1 और P2 जो है वो आपस में कितनी दूरी पर हैं, D डिस्टेंस पे. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कितनी है, स्मॉल d. ओके, ठीक है,
एक यहाँ पर जो है हमारा ये क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। वैसे भी जब भी हम अभी तक हमने जितने भी इंटरफेरोमीटर या इंटरफेरेंस के पैटर्न की जो रे डायग्राम है वो देखे हैं, तो उसमें आप ये ध्यान रखना है कि हमें एक्सटेंडेड जो सोर्स है वो एक्सटेंडेड सोर्स हम बना भी सकते हैं पॉइंट सोर्स से। हम अगर किसी कन्वर्जिंग लेंस पे अगर हम किसी सोर्स से या फिर जो भी सोर्स है हम उससे जब लाइट लेंगे तो वो कैसे लेंगे, हम थ्रू दी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस से लेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस से जब हमारी सोर्स की लाइट गुजरेगी तो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो वो पैरेलल होकर के हमें एक एक्सटेंडेड सोर्स की तरह हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये हर जगह होता है, बट आप एग्जाम में केवल इतना ही सफिशेंट है बनाना। बट हमारी जो है पैरेलल जो रेज होती हैं वो कहाँ से आती हैं, जब हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं इधर, ठीक है। सो सोर्स के पास एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना जरूरी है, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये है क्या, एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है। ये है आपकी स्क्रीन, इस स्क्रीन पे हमें क्या मिलेंगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है। और ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस और है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है जिससे कि होकर हमें क्या मिलेगा, सारी जो जितनी भी हमारी इससे रेज आएंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी और फोकस हो जाएंगी एक पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस इज द लेंस एल, दिस लेंस एल, ओके। सो अब इसके बारे में मैंने लिखा भी है कि हम, अच्छा इसमें जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट्स कैसी हैं इसमें, प्लेट्स जो हैं वो कुछ इस टाइप की हैं। मैं इसमें यहाँ पर दोबारा बना देती हूँ, ये देखो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, इस टाइप से हैं प्लेट्स, ठीक है। बट इनकी जो ये इनर सरफेस है इनकी है, ये इनर सरफेस तो इनकी यानी कि अंदर वाली जो सरफेस है इसकी, ये तो आपस में पैरेलल है दोनों प्लेट की, बट जो बाहर वाली सरफेसेस हैं वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर मैं एक पैरेलल लाइन यहाँ खींचूँ तो इसकी पैरेलल लाइन मुझे ऐसे खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ इससे बढ़िया, ये कैसे होंगी वो देखो, एक तो प्लेट, 2 प्लेट हैं और उनकी जो इनर सरफेसेस हैं वो इस तरीके से पैरेलल हैं, ठीक है। और उनकी आउटर सरफेसेस भी पैरेलल हैं, बट इसके साथ अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये वाली पहली प्लेट है जो, उसको मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ये क्या है, कुछ इंक्लाइंड है, ये जो इसकी जो बाहरी सरफेस है वो इंक्लाइंड है एक एंगल पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऊपर से चौड़ी और नीचे से क्या है, ये पतली है, ठीक है। इस तरीके से जो दूसरी प्लेट है उसका भी जो आउटर सरफेस है वो इस वाली प्लेट के, प्लेट फर्स्ट के आउटर सरफेस के पैरेलल होगा। तो कैसे होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये कैसी होगी, ऊपर से पतली और नीचे से क्या होगी, चौड़ी होगी, ठीक है। लेकिन ये देख सकते हैं आप कि इनकी जो दोनों सरफेसेस है, इनर सरफेस भी पैरेलल है और आउटर सरफेस भी पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके की ये प्लेट्स होंगी, ठीक ठीक। तो ये ऐसे क्यों बनाया जाता है, ये ऐसा इंक्लाइनेशन पे क्यों बनाया जाता है, ये कि ऊपर से ये चौड़ी बनाई जाती है फिर ये नीचे से चौड़ी बनाई जाती है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है अननेसेसरी रिफ्लेक्शन जो है उनको रोकने के लिए, कि अननेसेसरी रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए जो है ये प्लेट्स इस तरीके से बनाई जाती है, वरना सिंपल प्लेन प्लेट से भी काम चल जाता है। सो टू अवॉइड द necessary reflection, the outer surface of the plates are parallel to each other but are inclined to their respective inner surfaces। तो ये जो outer surface है प्लेट की वो क्या है, पैरेलल है बट इंक्लाइंड है वो एक एंगल से टू देयर रिस्पेक्टिव इनर सर्फेसेस, अपनी इनर सर्फेसेस के साथ वो एक एंगल से क्या है, इंक्लाइंड है। इस अपने सरफेस, ये इनर सरफेस है तो इससे कुछ डिग्री पे जो है इस तरीके से झुकाव होगा, ठीक है। and inner surfaces of the plates are made exactly parallel, और inner surfaces तो हैं ही parallel and are silvered so that 80 to 90% of incident light get reflected and remaining part get transmitted, ठीक है। तो ये जो इसकी इनर सरफेसेस हैं, इनर सरफेसेस जो हैं इस प्लेट की ये वाली, ठीक है, ये इनमें कोटिंग की हुई है, किसकी, सिल्वर की कोटिंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ सिल्वर कोटिंग मैंने लिखा हुआ है, तो ये जो इनर सरफेस है इसकी वो सिल्वर कोटिंग की हुई ताकि अच्छे से रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। तो सिल्वर कोटिंग है और इसमें क्या होगा,
इस सिल्वर कोटिंग की वजह से अच्छे से रिफ्लेक्शन होगा। तो 80 to 90% जो इस इंसिडेंट लाइट का 80 to 90% भाग तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो अंदर वाला पोर्शन है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है 10 या 20% वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिल्वर कोट कर देते हैं। एंड एस इज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट एंड कॉन्वेक्स लेंस एल इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द ट्रांसमिटेड लाइट बीम्स। ओके, तो यही लिखा है, एस जो है वो क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स है, और एल जो है वो क्या है, लेंस है टू कलेक्ट द ट्रांसमिटेड बीम्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल वही है कि जो प्रिंसिपल क्या है इसका, वही मल्टी बीम इंटरफेरेंस। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टी बीम इंटरफेरेंस। तो मल्टी बीम इंटरफेरेंस पे ये क्या है, इसका प्रिंसिपल बेस्ड है। ओके, सो देख सकते हैं आप इसमें क्या होगी, ये देखो लाइट रे जो है वो इस तरीके से इंसिडेंट होगी इस प्लेट पे। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही मान लूँ, इस प्लेट पे इंसिडेंट होगी, और फिर ये क्या होगी, यहाँ रिफ्रैक्ट होने के बाद इस प्लेट से टकराएगी, और कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। और अच्छा, यहाँ पर आप देखो तो कैसे होगा, देखो आपने पहले भी पढ़ा है, ऐसी थिन फिल्म पढ़ी है। थिन फिल्म से हमने जो है रिफ्रैक्शन एंड नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, थिन फिल्म से जब इंटरफेरेंस पढ़ा था हमने, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ठीक है, तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म से वही वाला पैटर्न यहाँ पर भी होगा, बट वो पार्ट मैंने दिखा नहीं रखा इसमें, कैसे कि ये देखो लाइट रे जो है वो इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अब इस सरफेस पे टकराने के बाद कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और ये रिफ्रैक्टेड जो रे है वो इस सरफेस से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट इसका यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन ये जो लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसका पार्ट कुछ जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये वाली जो रे है, इसके लिए कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये वाली जो लाइट है यहाँ से टकराने के बाद, ये यहाँ से टकराने के बाद कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, एंड कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ पार्ट यहाँ रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस मिलेंगे हमें। ठीक है, सो हमने पहले भी पढ़ चुका है, तो वही प्रोसेस है, बस इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमें केवल जो है, केवल हमें इस प्लेट के जो राइट साइड वाली जो रेज हैं उनको ही देखना है। ठीक है, जहाँ की हमें क्या करनी है, रेज को कलेक्ट करना है, यानी कि ट्रांसमिटेड रेज को हम देखेंगे केवल। ठीक है, हमने रिफ्लेक्टेड रेज को नहीं देखना है, हमें केवल देखना है ट्रांसमिटेड रेज को। तो ट्रांसमिटेड रेज जो होंगी ये वाली, जो कि इस लेंस पे क्या होंगी, कन्वर्ज, इस लेंस पे जो है टकराएंगे, उसके बाद कन्वर्ज होकर के हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी। तो हमें केवल ये पार्ट देखना है। ठीक है, तो वैसा ही रूल इसमें भी लगेगा जैसे कि हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स पढ़ा था। ओके, सो दिस इंस्ट्रूमेंट मेक्स use of the fringes of equal inclination produced by the transmitted light after multiple reflection in an air film between two parallel glass plates। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करेगा, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन देगा। और फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन हमने पढ़ा था, हमें फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन को कौन सी फ्रिंजेस कहते हैं, हेडिंजर फ्रिंजेस। ठीक है, हेडिंजर फ्रिंजेस, यानी कि हमें जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो कैसी होंगी, सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी। ठीक है, तो सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी हमें, क्योंकि हमें फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन मिल रही हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे। ये जो दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमें पता, हमने देख लिया नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस एंड नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है,
तो ये जो रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड जो लाइट होगी वो आप देख सकते हो कि ये वाली रे है जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का। ये वाला नॉर्मल या हॉरिजॉन्टल जो ये है इससे थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये लाइट ये देख सकते हो आप। तो मैं जो बना रही हूँ उसको बनाना, ये जो कटा वाला पोर्शन है इसको मत बनाना। ये जो है आपकी इंसिडेंट लाइट है और ये जो है आपका नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ओके, सो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी यानी कि ये लाइट जो होंगी जो ट्रांसमिट हो रही है इस पैरेलल ग्लास प्लेट से, वो भी क्या बनाएंगी, नॉर्मल के साथ थीटा ही एंगल बनाएंगी। ओके, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखो ये जो है ये क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स है। और इस एक्सटेंडेड सोर्स में अगर इस एक्सटेंडेड सोर्स को हम ऐसे मान सकते हैं कि ये कई पॉइंट सोर्स से मिलकर के बना है, ठीक है। तो मैंने उसी में एक पॉइंट सोर्स ये मान लिया है और इस पॉइंट सोर्स के कारण क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट से जब ये वाली रे इंसिडेंट हुई इसकी वजह से हमें माना ये 3 रेज मिली हैं। वैसे तो कई रेज मिलेंगी बट ये 3 रेज मिली। जो 3 रेज मिली या जो जितनी भी रेज मिलेंगी वो इसी एंगल पे मिलेंगी। किस एंगल पे, थीटा पे। ये भी थीटा पे मिलेगी हमें ट्रांसमिटेड, ये भी थीटा एंगल पे और ये भी जो है थीटा एंगल पे मिलेगी, ठीक है। तो इनके लिए जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है जो कि ये कन्वर्जिंग लेंस पे पड़ करके यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं ये, तो ये जितनी भी रेज जो कन्वर्ज हो रही हैं इस पॉइंट पे, ये सब इक्वल इंक्लिनेशन की है। इनके लिए सबके लिए जो है एंगल कितना है, थीटा। एंगल कितना है यहाँ, थीटा। इसके लिए एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। और भी जो रेज होंगी इस पॉइंट से आने वाली वो ट्रांसमिट होगी तो वो भी क्या बनाएंगे, एंगल थीटा ही एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो उनके लिए हमें क्या मिलेगा, ऐसा हमें जो है यहाँ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट के अगर मैं लोकस को देखूं यानी कि उन पॉइंट के अगर मैं बिंदु पथ को देखूं, ठीक है। माना ये यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिले, वहाँ पर मिले, यहाँ 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 पर मिले। तो मैं उन सबको अगर मिला दूँ तो मुझे एक मिल रहा है रिंग, ठीक है। मुझे एक रिंग या सर्कुलर फ्रिंज मिल रही है, ठीक है। यानी कि इस सर्कुलर फ्रिंज की प्रत्येक पॉइंट पे जो रे जिसका कि फोकस हुआ है वो रे जो है क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। यानी कि हम इनको कहेंगे, इस वाली फ्रिंज को हम कहेंगे फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन यानी कि ये जो फ्रिंज जिस रे की वजह से बनी है वो फ्रिंज, वो जो रेज हैं वो ट्रांसमिटेड रेज वो कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है नॉर्मल से, ठीक है। तो और इन फ्रिंजेस को हमें पता है हेडिंजर फ्रिंजेस कहते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। ओके, सो ट्रांसमिटेड रेज एट एंगल अदर देन थीटा। अगर माना कोई और ट्रांसमिटेड रे हो गई, सपोज जो है माना कि हम एक पॉइंट सोर्स यहाँ पर ले लेते हैं और उसको इंसिडेंट करवाती हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये एक्सटेंडेड सोर्स है, इसमें हम केवल एक पॉइंट को दिखा रहे हैं यहाँ अपने समझने के लिए, बट होगा क्या, इस पॉइंट इस पूरे एक्सटेंडेड सोर्स से कई लाइट रे जो है वो यहाँ इंसिडेंट हो रही है और अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट हो रही होगी, ठीक है। तो प्रत्येक पर्टिकुलर एंगल के लिए एक अलग फ्रिंज बनेगी, ठीक है। हो सकता ये जो फ्रिंज आप देख रहे हो ये वाली फ्रिंज, ये फ्रिंज बनी है हमारी इस थीटा एंगल के लिए, ठीक है। दूसरे एंगल के लिए जो है वो फ्रिंज बनेगी ये वाली, ठीक है। यानी कि किसी एक पॉइंट पे जो है वो लोकस अगर हम देखेंगे उस पॉइंट का तो हमें भी वो भी क्या मिलेगी, एक फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। यानी कि अब की बार जो ऐसी कन्वर्जिंग रेज दिख रही है ना आपको, ये वाली रेज जो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है, अब जो दूसरे एंगल पे आ रही है, माना कि थीटा डैश एंगल पे जो इंसिडेंट हो रही है या इस प्लेट पे, और फिर उसके बाद यहाँ से ट्रांसमिट होगी तो वो भी थीटा डैश एंगल पे ही होंगी। और थीटा डैश एंगल पे ट्रांसमिट होने के बाद वो इस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, इस पे गिरेंगी और फिर कन्वर्ज होकर के वो सपोज यहाँ इस वाले फ्रिंज पे
ये जो बाहर की फ्रिंज ये वाली दिखा रही हूँ मैं फ्रिंज, इस फ्रिंज पे सपोज इस पॉइंट पे जो है वो कन्वर्ज होती हैं। तो कन्वर्ज होने के बाद ऐसे ही हमें क्या मिलेगा, इस थीटा डैश एंगल पे जितनी भी जो है पॉइंट्स होंगे हम उनको जब जोड़ेंगे तो वो पॉइंट्स क्या देंगे, हमें एक सर्कुलर फ्रिंज देंगे ये वाली। ठीक है, इस तरीके से अलग कोई थीटा एंगल होगा तो उसके लिए हमें जो है ये वाली फ्रिंज मिलेगी, ये वाली। ठीक है, इसी तरीके से हमें अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग फ्रिंज मिलेगी। तो हम इनको कहते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए ये जो पर्टिकुलर फ्रिंज है, इस पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक ही है, क्या है, थीटा है। और इस जो पर्टिकुलर फ्रिंज है इसके लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या है, वो सपोज एक ही है, बट वो कुछ इस थीटा से अलग है, सपोज थीटा डैश। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो फ्रिंज है इसके लिए भी जो एंगल है वो थीटा एंड थीटा डैश से भी अलग है, सपोज थीटा डबल डैश। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फ्रिंजेस हैं वो इक्वल इंक्लिनेशन की फ्रिंजेस होंगी। ओके, सो transmitted rays at angle other than theta originated from the other point source in extended source will give you the another ring inside on screen or other than, जो बाहर जो भी है similar for the other rings। ठीक है, now the working में क्या है इसका, An incident ray AB suffers a large number of internal reflections successively at the two silvered surfaces। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे AB है वो क्या कर रही है, एक लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस जो है उसमें ये हो रहे हैं। ठीक है, इन सिल्वर कोटेड जो सरफेस हैं इस ग्लास प्लेट के उनकी वजह से। ओके, सो यही लिखा है, एन इंसिडेंट रे AB सफर्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन सक्सेसिवली एट दी two silvered surfaces, and at each reflection a small fraction of light is transmitted also। at each reflection a small part of light is transmitted। ये each reflection पे एक small part जो है वो transmit होगा, each reflection पे ये वाला part, each reflection पे ये वाला part, ठीक है, transmit होगा, यही लिखा हुआ है। So there will be a constant phase difference between the consecutive transmitted rays। So जो consecutive transmitted rays हैं कौन कौन सी, सपोज ये वाली और ये वाली, ये दो consecutive है, यानी कि एक के बाद एक जो लगातार transmitted rays हैं, एक के बाद एक के बाद जो दूसरी, ये दो क्या है, consecutive ट्रांसमिटेड रेज हैं, इनके बीच में एक फेज डिफरेंस होगा, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाली और इस वाली की कंसेक्यूटिव ये है, तो इन दोनों के बीच में भी एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये वाली पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये वाली जो है बाद में। देखो ये वाली जो लाइट जब यहाँ से आ रही है तो यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर तब यहाँ आई है, तो यहाँ तक आने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगा, तो इस वजह से इस रे और इस ट्रांसमिटेड रे के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो देयर विल बी अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन दी consecutive transmitted rays। A convex lens L converges all the transmitted waves on the screen or rays on the screen। तो जो converging lens है वो सारी जो रेज हैं उनको कन्वर्ट कर लेता है, जितनी भी ट्रांसमिटेड रेज इस पे गिरेंगी। ओके, hence the rays from all points of extended source S produces an interference pattern in the form of circular rings on the screen। इसलिए जो रेज जो जितनी भी हमारी एस जो सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स है, उससे जितनी भी रेज आएंगी, यानी कि प्रत्येक पॉइंट मान लेते हैं, हमने माना कि पूरा एक्सटेंडेड सोर्स जो है वो प्रत्येक, ये जो है कई पॉइंट सोर्स से मिलकर के बना है, तो जितनी प्रत्येक पॉइंट से जितनी भी लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होगी इस पैरेलल प्लेट पे, पैरेलल प्लेट्स पे जो है इंसिडेंट होगी, और फिर जो ट्रांसमिट होगी उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स ऑन द स्क्रीन। ओके, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पूछा जाता है कि फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस का,
फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमने पैरेलल प्लेट्स बनी हुई हैं, ये इसमें ठीक बनी हुई है प्लेट्स, देख लो ये, और इनर सरफेस जो है इसका ये पैरेलल है। ठीक है, ओके, ये वाला। ठीक है, और लाइट रे जो है वो यही वाला, मैंने ऊपर से ही ये डायग्राम से इसमें दिखा रखा है, केवल मैं उसमें पूरा नहीं बना रही हूँ, इसमें वो हटा दिया मैंने। जो लाइट रे आ रही थी ए, देख लेंगे हम इसमें, ये वाली ए और बी, यहाँ बी है और यहाँ पर ये सी और ये डी है, यहाँ ये ई और यहाँ एफ है, ये जी और यहाँ एच है। ठीक है, तो केवल इतना पार्ट जो है मैंने उसमें दिखा रखा है नीचे, तो यही है। तो ये ए बी जो लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होती है और नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है, थीटा डिग्री। हमने देखा था, या यहाँ पर था वो थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, सो नॉर्मल से जो है वो थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। सपोज इस जो ए बी इंसिडेंट लाइट है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। ठीक है, ये ए है। ओके, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, देख लो, इसका जो ये एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, ए है। ओके, अब ये चीज़ हम बाद में देख लेंगे, ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनको बाद में देख लेंगे। आप इसमें देखो पहले कि हमने मान लिया कि एम्पलीट्यूड जो है वो ए बी रे का वो कितना है, स्मॉल ए। ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए। एक तो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और एक है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और ये होता है हमारा आई आर अपॉन आई आई, यानी कि कितनी जो है ये आई आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारी है इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसे ही ये जो आई टी है ये है हमारी ट्रांसमिटेड रे की इंटेंसिटी, और ये जो आई आई है ये है हमारी इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बताता है हमें कि कितना पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ इंसिडेंट लाइट का। तो कितना पार्ट जो है वो इंसिडेंट लाइट का रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी अपॉन रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट इंटेंसिटी कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इंसिडेंट का कितना पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो वो अपॉन में हमने आई आई कर लिया है। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू आई आर अपॉन आई आई। तो ये आर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बताता है हमें, कितना जो है पार्ट इंसिडेंट लाइट का रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो आई आर अपॉन आई आई। ओके, ऐसे ही हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या बताता है कि कितना पार्ट जो है इंसिडेंट लाइट का ट्रांसमिट हुआ है। तो इसलिए हमें ट्रांसमिट का प्रतिशत देखना है, तो हमें क्या करना है, आई टी अपॉन टोटल कितना है इंसिडेंट लाइट आई आई, तो आई टी अपॉन आई आई। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आई इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तीव्रता जो होती है प्रोपोर्शनल होती है आयाम के वर्ग की, है ना। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाती हूँ तो हम लिख सकते हैं k इंटू ए स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और कैपिटल आर को अगर ये जो r इक्वल टू आई आर इंटू आई आई है, इसको अगर मैं इस एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि आई जो है हम लिख सकते हैं के ए स्क्वायर, तो आई आर को क्या लिख लेंगे हम, के ए आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन के ए आई स्क्वायर, यहाँ आई आई की जगह पे लिख दिया के आई ए आई स्क्वायर, क्योंकि आई जो है वो कितना है, के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ये के से के कैंसिल हो गया और ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना, आर इंटू ए आई स्क्वायर। तो ए आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, सो ए आई बाहर आ गया इंटू अंडर रूट आर। ठीक है, सो दिस एक इक्वेशन ये आ गई। इसी तरीके से हम सिमिलरली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को भी लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। सो आई टी अपॉन आई आई था, तो आई टी को लिख दिया हमने के इंटू ए टी स्क्वायर अपॉन के इंटू ए आई स्क्वायर।
तो के से के कैंसिल और हम ए टी को लिख सकते हैं कितना, ए आई इंटू अंडर रूट टी। ओके, सो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव्स जो होंगी वो कैसे होंगी, अब हमें ये जो हमें देखना है इनसे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आर इक्वल्स टू तो आया आपके पास ए आई इंटू अंडर रूट आर, और ए टी जो आया हमारे पास वो आया ए आई इंटू अंडर रूट टी, ठीक है। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका वो कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए आर। ये ए आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड, और ये ए आई क्या है, इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड। तो जो रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड है वो इंसिडेंट रे के एम्पलीट्यूड के कितना गुना हो जाएगा, अंडर रूट आर गुना, ठीक है। तो ये हमने डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हैं एक तरीके से। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जो है कैसे होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है वो इंसिडेंट में, कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिटेड रे में। तो ए आर अगर मैं निकालूं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, ए आई इंटू अंडर रूट आर हो जाएगा, और ट्रांसमिटेड रे का जो एम्पलीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे अंडर रूट टी इंटू ए आई। यानी कि अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड लिख रही हूँ तो उसको अंडर रूट आर से मल्टीप्लाई कर दूंगी इंसिडेंट रे वाले एम्पलीट्यूड से, और अगर मैं ट्रांसमिटेड रे का एम्पलीट्यूड लिख रही हूँ तो इंसिडेंट रे वाले एम्पलीट्यूड से अंडर रूट टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है उसका हमने एम्पलीट्यूड है वो कितना माना हुआ है, देखो ये है कितना है, ए, ठीक है। तो हमने ए माना हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो कुछ पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसका कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड, देखो इस वाली लाइट का हमने पढ़ा था अभी कि इंसिडेंट लाइट के एम्पलीट्यूड, इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड कितना है, ए इंटू अंडर रूट आर। ओके, तो ए इंटू अंडर रूट आर। फिर इसका देखो ट्रांसमिटेड लाइट का, इसके लिए ट्रांसमिटेड लाइट हो गई ना, तो ट्रांसमिटेड लाइट का कितना होगा, इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड यानी कि ए इंटू अंडर रूट टी। ओके, ठीक है। फिर से ये जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसके लिए जो है इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए इंटू अंडर रूट टी। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए इंटू अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट आर। ओके, सो ए इंटू अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट आर, ठीक है। अब ये क्या होगी, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ए इंटू अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट आर तो है ही, सॉरी ये वाली जो लाइट है, ये लाइट जो है यहाँ क्या होगी, ये ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रांसमिट होगी तो इसके लिए जो इंसिडेंट लाइट है कौन सी है, ये वाली है। तो इसका ए अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट आर तो है ही, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, अंडर रूट टी से, और अंडर रूट टी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए अंडर रूट आर इंटू टी। अंडर रूट टी से अंडर रूट टी मल्टीप्लाई होगा तो टी दे देगा, ठीक है। ओके, फिर ये लाइट जो है यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, इसके लिए इंसिडेंट लाइट कौन सी है, ये वाली है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट आर। तो यहाँ जो है रिफ्लेक्टेड लाइट का निकालने के लिए हमें अंडर रूट आर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ए अंडर रूट टी तो है ही पहले से, अंडर रूट आर भी है पहले से, और एक मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट आर का। सो ये कितना हो गया, अंडर रूट आर इंटू अंडर रूट आर, ए अंडर रूट टी अंडर रूट आर इंटू अंडर रूट आर, दैट इज आर, ठीक है। फिर से अगेन ये वाली लाइट, के लिए जो है कितना हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए अंडर रूट टी इंटू आर इंटू आर। अच्छा, हम एक चीज़ और है, हम ये भी नहीं देख रहे हैं, ये वाली जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसके लिए भी देखना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो ये वाली इंसिडेंट रे है इसके लिए जो ट्रांसमिटेड रे का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो ए इंटू अंडर रूट टी है, और ट्रांसमिटेड रे का निकालना है हमें, तो ए इंटू अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी हो जाएगा, ठीक है। जितना है इसको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट टी से, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी। ओके, फिर अगेन ये वाली लाइन जो है हमने इसके लिए निकाल लिया था, ये वाली रे है जो ए अंडर रूट टी इंटू आर,
और ये ट्रांसमिटेड है इसके लिए, तो ट्रांसमिटेड वाली लाइट जो है वो कितनी होगी, इंसिडेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे हम √t से। सो a√t और r तो था ही पहले से, और एक और किसकी मल्टीप्लाई जाएगी, √t की, तो ये हमें दे देगा ATR। ओके, फिर अगेन ये हमारे पास आ गया था a√TR इंटू R, क्योंकि ये वाली लाइट जो थी इसके लिए क्या थी, इंसिडेंट, तो ये रिफ्लेक्टेड हुई, तो रिफ्लेक्टेड के लिए हमें क्या करना है, √R से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा a√TR इंटू R। ओके, सो इसके लिए ये वाली लाइट का जो है हमें क्या करना है, ये वाली लाइट इसके लिए क्या है, रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, तो यहाँ से हम एक R की मल्टीप्लाई √R की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और √R की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √R, ये वाला √R हट जाएगा, और कितना आ जाएगा, a√t इंटू R²। ओके, सो a√TR² वाली एम्पलीट्यूड वाली वेव का जो ट्रांसमिटेड वेव है वो कौन सी है, ये है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई √t, तो a√t इंटू R² दैट इज a इंटू t इंटू R²। ओके, सो हमें तो जो रेज हैं वो कौन सी लेनी है, ट्रांसमिटेड रेज, यानी कि ये वाली रेज। ओके, तो हम केवल इनके ही जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है, जो इनकी एम्पलीट्यूड है उन पे हम फोकस करेंगे। तो हम देखो सी डी जो लाइट रे है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया है, AT। ओके, AT, ठीक है। अच्छा, ये EF जो लाइट रे है इसका जो एम्पलीट्यूड हो गया है कितना, ATR, और जो GH वाली रे है उसका एम्पलीट्यूड हो गया है ATR²। तो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, आगे भी हमें कई ट्रांसमिटेड रेज मिलेंगी और उनका भी इसी तरीके से पैटर्न होगा। कैसा, आप देख सकते हैं कि ट्रांसमिटेड लाइट में देखो AT, यहाँ है ATR, यहाँ है ATR², यानी कि एक एक R की मल्टीप्लाई होती जा रही है, हो रही कि नहीं हो रही, AT इंटू R, ATR इंटू R, यानी कि ATR², ऐसे ही ATR³, ATR की पावर 4। इस तरीके से हमें ट्रांसमिटेड लाइट की जो एम्पलीट्यूड है उनका पैटर्न मिलेगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव्स या लाइट जो है वो किस पैटर्न में होगी, ATR, ATR², ATR³, ATR पावर 4, ATR पावर 5, इस तरीके से सो ऑन। ओके, सो अब हम वेव इक्वेशन के लिए जो ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव्स कौन सी है हमारे पास, ये वाली वेव्स, ये, इनके लिए हमें वेव इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो वेव इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो लेट द वेव इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव y इक्वल्स टू a इंटू आई, a इंटू ई एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा t माइनस kx। सो आपने जो है a cos थीटा, a cos ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी, इस तरीके से पढ़ा होगा इक्वेशन, वेव इक्वेशन है ना, जब वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा होगा तो उसमें इस तरीके से पढ़ा होगा, a sin ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी। बट हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है जब कहीं पर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो वहाँ पर ये ईजी होता है। तो हम अपनी ईजीनेस के लिए और कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म में इसको ले लेते हैं। तो y इक्वल्स टू a इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस kx। ओके, नाउ इक्वेशन फॉर फर्स्ट वेव, तो इक्वेशन निकाल लेते हैं हम फर्स्ट वेव की। तो फर्स्ट वेव के लिए हम y1 मान लेते हैं, y1। अब फर्स्ट वेव के लिए ये a जो है, यहाँ पर हमने जो कॉमन इक्वेशन लिखी है, ये a क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और k जो है हमारा क्या, वेव नंबर है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, सो इक्वेशन फॉर फर्स्ट वेव हम लिखेंगे, इक्वेशन फॉर फर्स्ट वेव को हम लिख रहे हैं y1 से डिनोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वेव के लिए हमने देखा कि एम्पलीट्यूड कितना आया था, AT। ओके, सो AT इंटू एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी माइनस kx। ओके, सेकेंड वेव के लिए देखेंगे हम y2 इज इक्वल टू, इसके लिए एम्पलीट्यूड था ATR इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस kx, माइनस इस आइटा को भी कॉमन ले लें अगर हम यहाँ, माइनस डेल्टा। अब ये माइनस डेल्टा क्यों लिया अभी बताऊंगी।
पहले यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, ये इस तरीके से लिख लेते हैं y2 इक्वल्स टू ए टी आर एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वही है माइनस डेल्टा, ठीक है। और इक्वेशन फॉर थर्ड वेव है y3 इक्वल्स टू ए टी आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 2 डेल्टा। यहाँ पर 2 डेल्टा, यहाँ पर 2 डेल्टा आया और यहाँ पर माइनस डेल्टा आया, तो ये क्यों आया ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास केवल 3 वेव्स ही हम दिखा रहे हैं, तो 3 वेव्स के लिए आप देखो, मैंने बताया था आपको, अभी भी शुरू में भी बताया था कि ये दोनों वेव्स, ये जितनी भी वेव्स होंगी तो कॉन्जिक्यूटिव वेव्स के बीच में जो है एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव वेव्स कौन कौन सी है, यहाँ ट्रांसमिटेड वेव्स एक ये वाली और एक ये वाली, तो इन दोनों के बीच में जो है एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। वो हम कैसे निकाल लेते हैं, हम निकाल सकते हैं इस तरीके से फेज डिफरेंस, वो पाथ डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस हम कैसे निकाल लेते हैं, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो इतनी जो डिस्टेंस चली और इतनी जो डिस्टेंस इसमें से माइनस करके और तब हम उसका पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस भी हो जाता है और फेज डिफरेंस भी आता है, क्योंकि ये जो लाइट रे है वो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ आती है, तो इसलिए यहाँ तक आने में इसके बीच में कुछ इससे जो है वो कुछ बाद में आएगी, तो इसलिए इनके बीच में जो है एक फेज का डिफरेंस हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस जो है वो माइनस डेल्टा आया, ठीक है, इस और इस ट्रांसमिटेड वेव के बीच में। इसी तरीके से इस और इस, यहाँ दोनों वेव्स के बीच में, इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स के बीच में ये वाली इस सी डी और ई एफ जो वेव्स हैं इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आया वो है डेल्टा, ठीक है। और यहाँ जो कॉन्जिक्यूटिव वेव फिर ई एफ और जी एच है, इनके बीच में भी क्या होगा फेज डिफरेंस डेल्टा, क्योंकि हमने पढ़ा कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो वेव्स हैं उनके बीच में, ट्रांसमिटेड वेव्स जो हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डेल्टा होगा, ठीक है। तो डेल्टा जो है इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो इस वाली और इस वाली के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना हुआ, फर्स्ट और थर्ड वाली के बीच में, इसके और इसके बीच में 2 डेल्टा है ना, यानी कि 2 डेल्टा पीछे है ये वाली इससे, तो माइनस कर देंगे 2 डेल्टा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि जो फर्स्ट वाली है, अगर फर्स्ट वाली जो है वो ये है एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो सेकंड वाली जो है वो क्या होगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डेल्टा, और थर्ड वाली जो है वो कितनी होगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 2 डेल्टा, ओके, ठीक है। बाकी इसमें जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी जो है उतनी ही रहेगी, फ्रिक्वेंसी, ओके। नाउ बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्या निकाल सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम रिजल्टेंट जो है डिस्प्लेसमेंट, हम इसको y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन, ओके। सो y1 क्या है हमारे पास, a इंटू टी एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे ही y2 क्या है हमारे पास, a टी आर एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डेल्टा, ये हमने वहाँ से वैल्यू पुट कर दी है। इस तरीके से हमारे पास ओमेगा 3 सॉरी y3 कितना है, ए टी आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 2 डेल्टा अप टू प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ इसको लिख दो, देखो ए टी तो ऐसे ही लिख दिया, एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे लिख दिया, फिर है ए टी आर, फिर इसको लिख दिया हमने एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, ठीक है। यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल वाई, वैसे ही लिखा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल दिस इंटू एक्सपोनेंशियल दिस, तो ये मिल करके हमें यही दे देगा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डेल्टा। तो ए टी आर स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल दिस को हमने लिख दिया, देखो वही एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स और एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आई डेल्टा, ये आई की भी मल्टीप्लाई होगी ना अंदर, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आई डेल्टा प्लस अप टू सो ऑन, तो ए टी इंटू एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी माइनस के एक्स एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखो ये टर्म जो है सब में कॉमन आएगा, ठीक है, तो सब में कॉमन आ जाएगा, ये अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ देखो 1 रहेगा, यहाँ इसमें ए टी हटा दो और ये वाला टर्म हटा दो, तो कितना गया, आर इंटू दिस, आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, और यहाँ पे ए टी हटा दो तो कितना रह गया, आर स्क्वायर, ये भी हटा दो, तो आर स्क्वायर इंटू ये
आर स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2i डेल्टा प्लस अप टू सो ऑन, ओके, अप टू इन्फिनिटी। तो अब ये देखो, ये जो अंदर ये वाला टर्म है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है। ये वाली जो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स वाली गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम पहले पद को अगर हम r इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, और इसी के साथ इसको ही अगर हम r इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्म आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस टू आई डेल्टा, ठीक है। इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई यानी कि r इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा की इससे करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है, ठीक है। तो इसके लिए जो सम होता है, सम कितना होता है, योग इन्फिनिटी पदों के लिए एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ओके। ए जो है वो क्या है, पहला पद है, और आर जो है इसका सर्वानुपात जिसे बोलते हैं हम, जो कॉमन रेशियो, ठीक है। तो आर जो कॉमन रेशियो कितना है, आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, यानी कि किसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है। ऐसे ही इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हमारा सर्वानुपात है यहाँ पर आर, वो है हमारा आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा। तो अब यहाँ पे देखो आप, इस वाले टर्म में ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ए इंटू टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओके, यहाँ ठीक है, आईटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला टर्म तो वैसे ही रहा। और बाकी जो है हमने इसका क्या लिख दिया, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है, इसको हमने इसका समेशन लिख दिया है। तो वो सम जो है वो कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस ए कितना है यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना है यहाँ पर, आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा। सो ए इंटू टी इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, इतना तो आ गया, और अपॉन में ये 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव जो होगा, यानी कि ये जो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आई, ये किसकी आई, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव। जो रिजल्टेंट वेव है, यानी कि जब जो ट्रांसमिटेड रेज ये वाली थी 1 2 और 3, ये जब आपस में सुपरपोजिशन होगा इनका, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी हमें, उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके हम ये लिखे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ये होगा, ठीक है। और हम इससे कंपैरिजन करेंगे कि y इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल आईटा ओमेगा टी माइनस के एक्स से अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो ये a इस वाली टर्म यानी एम्पलीट्यूड की जगह पे ये क्या आ रहा है इस इक्वेशन में, तो एम्पलीट्यूड की जगह पे हमारे पास देखो क्या आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल आईटा ओमेगा टी माइनस के एक्स तो वैसा ही है, बाकी उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ये टर्म है। इसका मतलब ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड आ गई है। तो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड सपोज हमारे पास, हम इसको डिनोट कर रहे हैं ए डैश से, तो ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू कैपिटल टी अपॉन 1 माइनस आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, ओके। नाउ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए डैश, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम निकालेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ देखो एक ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा डेल्टा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे हम। तो ए डैश स्टार इक्वल्स टू ए इंटू टी अपॉन 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा, ओके। सो एक्सपोनेंशियल माइनस आर ए टी अपॉन 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल आईटा डेल्टा, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला ए डैश का, ठीक है। इस जो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड थी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हमें पता है क्या करते हैं हम, माइनस आईटा है तो उसको प्लस आईटा से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ए इंटू टी अपॉन 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल प्लस आईटा डेल्टा हो गया है, ठीक है। नाउ ए डैश का स्क्वायर अगर हम निकालें, यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकालें, तो मॉड ऑफ ए डैश स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, ए डैश इंटू ए डैश स्टार, यानी कि ये सिंपल जो है उसकी मल्टीप्लाई होगी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। तो
ये सिंपल वाला कौन सा है हमारा एम्पलीट्यूड, ये 80/1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, और ये वाला कॉन्जुगेट वाला 80/1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, a² t² अपॉन 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, फिर एक बार इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा और प्लस माइनस आर एक्सपोनेंशियल आईटा डेल्टा, और ये जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी आपस में तो प्लस r² एक्सपोनेंशियल, ये प्लस आई डेल्टा है, ये माइनस आई डेल्टा है, तो 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 0 यानी कि 1, तो r²। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा माइनस आर एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा प्लस r²। तो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव जो होगी वो कितनी होगी, इंटेंसिटी जो है यहीं से हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड थी उसका स्क्वायर भी हमने निकाल दिया, ये है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है इंटू अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेव की क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो इंटेंसिटी k इंटू दिस a² t², a² t² अपॉन ये, तो ये हमने देखो 1 माइनस आर कॉमन ले लो, तो आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर क्या रह जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा और एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा, एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा प्लस r²। ठीक है, तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल आई थीटा जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा आई साइन थीटा, और एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा जो होता है वो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एक्सपोनेंशियल आई थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा को, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 cos डेल्टा, या थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। ओके, सो यहाँ लिख दिया हमने k इंटू a² t² अपॉन 1 माइनस आर इंटू 2 cos डेल्टा प्लस r²। ओके, तो आईटा इक्वल्स टू कितना आ गया, आईटा सॉरी आई इंटेंसिटी आई, तो आई इज इक्वल टू k a² t² अपॉन 1 प्लस r²। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें देखो, इस वाले टर्म में यहाँ जो 1 प्लस r² है और एक यहाँ पे टर्म आ रहा माइनस 2r cos डेल्टा। ठीक है, तो 1 प्लस r² में प्लस 2r और माइनस 2r कर दें, अगर हम प्लस 2r, देखो प्लस 2r और माइनस 2r कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड माइनस 2r cos डेल्टा तो है ही। ठीक है, तो 1 प्लस r² प्लस 2r माइनस 2r, ये टर्म आ गया। तो इसमें अगर मैं केवल ये टर्म ले लूँ, देखो कौन कौन से, 1r² और माइनस 2r, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, मिल गया ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या बचा, अब हमारा एक तो ये टर्म रह गया और एक ये टर्म रह गया, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 2r कॉमन ले लेंगे, तो 2r कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस डेल्टा, 1 माइनस कॉस डेल्टा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस डेल्टा को हम लिख सकते हैं 2 sin² डेल्टा बाई 2, कैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमें पता है कि 1 माइनस कितना होता है, ये 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos² थीटा बाई 2 सॉरी
ये होगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि सॉरी 2 साइन स्क्वायर, हाँ 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस डेल्टा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, क्योंकि यहाँ डेल्टा है तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ओके, सो के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस यहाँ था 2r इंटू दिस कितना 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये हो जाएगा आपका 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक है, सो पाथ डिफरेंस जो होगा, आप देखो पाथ डिफरेंस अब हम निकाल रहे हैं, ये हमारे पास आ गए इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, ये हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अगर आपके पास इतना आता है पेपर में कि इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, या केवल इतना आता है कि इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करो फेब्रिपेरोट इंटरफेरोमीटर के केस में, तो ये यहाँ तक करके आना है। ठीक है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी बोला हुआ है तो तब आपको उसके आगे भी देखना है क्या क्या करना है। तो देखो, अब देखो पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है। देखो थिन फिल्म के केस में हमने पढ़ा है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है 2 म्यू इंटू टी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, मीडियम यानी कि जो थिन फिल्म है ना, इसके बीच में ये जो पैरेलल फिल्म्स हैं इनके बीच में जो ये वाला एरिया है ना, ये इसमें क्या मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, तो वो मटेरियल का जो मीडियम यानी कि जो मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। तो म्यू जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ प्लेट्स हमारे पे ऐसे में है और इनके बीच में क्या है केवल और केवल क्या है एयर है। ठीक है, तो एयर है तो म्यू जो है एयर के लिए कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने म्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ही जो टी है, टी क्या होता है, देखो टी यहाँ पर टी जो है वो इनके बीच की थिकनेस है प्लेट्स की, हमने थिन फिल्म ऐसे में पढ़ी थी ना, इसके बीच में जो थिकनेस है हमने पढ़ा था ये टी होता है। ठीक है, बट यहाँ जो है हमने देखा हुआ जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी हुई है, डी मानी हुई है, तो टी को हम डी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो टी की जगह पे हम डी लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो थीटा है वो हमारा सेम है। ठीक है, थीटा ही है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो 2d कॉस थीटा। तो डेल्टा जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास आ गया 2d कॉस थीटा। ठीक है, तो हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, इसको हम जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो हम फेज डिफरेंस यानी कि फेज डिफरेंस हमारा कितना है, ट्रांसमिटेड रेज जो है इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, कॉन्जिक्यूटिव 2 ट्रांसमिटेड रेज के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा है, ऐसी इस वाली और इस वाली रे के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा है। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस है वो कितना है डेल्टा, तो डेल्टा यानी कि फेज डिफरेंस की जगह पे लिख दो डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना आया यहाँ 2d कॉस थीटा, तो यहाँ लिख दो 2d कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस हमारे पास आ गया इतना 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2d कॉस थीटा। ठीक है, नाउ कंडीशन फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां जहां पर जो है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर हमें इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, मैक्सिमम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें कंस्ट्रक्टिव जहां जहां पर इंटरफेरेंस हो रही है वहां पर हमें इंटेंसिटी लाइट वेव की कैसी मिलेगी, मैक्सिमम। तो आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू आई मैक्सिमम जब होगा तो वो कब होगा, देखो अब इस इक्वेशन से, देखो इस इक्वेशन से, सो आई जो है वो आई मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन स्क्वायर डेल्टा, क्योंकि अपॉन में है तो ये जब क्या होगा मिनिमम होगा, तो आई जो है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 क्या होना चाहिए इसके लिए, मिनिमम। तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 जो है वो मिनिमम कब होगा, जब साइन की किस वैल्यू पे जो है हमें जो है मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो साइन की 0 वैल्यू पे। ओके, तो साइन की 0 वैल्यू पे, तो क्योंकि नेगेटिव तो कोई वैल्यू हो सकती नहीं है, नहीं तो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 0। ठीक है, तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की 0 वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा, ये मिनिमम मिलेगा। तो इस मिनिमम के लिए
जो हमारा आई होगा इंटेंसिटी वो क्या होगा, आई मैक्सिमम, ठीक है। सो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में पुट कर लो, ये इस इक्वेशन 2 में के स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की जगह पे रखना है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो केवल इतना आ जाएगा के स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और आई मैक्सिमम इक्वल्स टू आपके पास आ गया ये, ओके, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा इट विल अकर एट, कब, जब साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 क्या होगा, 0 होगा, या फिर हम लिख सकते हैं कि साइन डेल्टा बाई 2 क्या होगा, 0 होगा, या फिर हम डेल्टा बाई 2 यानी कि साइन थीटा जो है वो 0 है, तो साइन थीटा जो है वो 0 किस किस वैल्यूज के लिए, किस किस एंगल के लिए होता है, एन पाई वैल्यूज के लिए, एन पाई वैल्यूज के लिए जो है वो साइन थीटा जो है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे कि 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन सब के लिए जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एन पाई, ठीक है। तो साइन डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन एन पाई, ओके, ऐसे लिख सकते हैं, साइन डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू साइन एन पाई, ये पाई है, ओके, यानी कि डेल्टा बाई 2 कितना आ गया हमारे पास, एन पाई, ठीक है, डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 एन पाई, तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 2 एन पाई, ओके, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू हमारे पास कितना था, ये जो पाथ फेज डिफरेंस जो था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2d कॉस थीटा, सो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं यहाँ, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, 2 एन पाई, तो 2 एन पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2d कॉस थीटा, तो यहाँ से देखो आप 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो 2d कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास एन लैम्डा, ठीक। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस कंडीशन इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि 2d कॉस थीटा जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए, n इंटू लेमडा के बराबर होना चाहिए, लेमडा का जो है वो इवन मल्टीपल होना चाहिए n इंटू लेमडा, ठीक है। और ये हो गया हमारा किसकी कंडीशन, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंडीशन फॉर मैक्सिमा जिसको हम बोलते हैं, ये कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। और आई मैक्सिमम जो है हमने ये भी निकाल लिया, तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी आता है तो वो ये भी बताना है, ठीक है। आई मैक्सिमम जो है ये कहाँ से निकला हमारे पास, जब हमने जो है फर्स्ट केस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस लिया, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास जो है आई इक्वल्स टू आई मैक्सिमम कब होगा, उस इक्वेशन 2 से हमने देखे फ्रॉम इक्वेशन 2 कि आई इक्वल्स टू आई मैक्सिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 जो है वो मिनिमम होगा, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 मिनिमम कब होगा, 0 पे, ठीक है, यानी कि 0 जब होगा साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, और साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 अगर 0 है तो साइन डेल्टा बाई 2 भी 0 होगा, और डेल्टा बाई 2 की साइन की किस वैल्यू के लिए जो है 0 वैल्यूज मिलती है हमें, एन पाई वैल्यूज के लिए, तो डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू एन पाई, तो डेल्टा इक्वल्स टू हो गया आपके पास 2 एन पाई, और वो वैल्यू हमने इस पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस वाला जो रिलेशन है उसमें रख दिया ये, तो यहाँ से हमें मिल गया 2d कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो 2d कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा होगा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ, ठीक है। दूसरा केस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है हमारे पास क्या है, आई जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, आई इंटेंसिटी जो है जहाँ पर हमें क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। सो साइन इसके लिए भी हमें इक्वेशन 2 से ही देखना है, इक्वेशन 2 से, सो इक्वेशन 2 कहाँ है आपके पास, ये इक्वेशन 2, तो ये जो आई है वो मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब मिलेगा हमें, जब इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो इसकी वैल्यू यानी कि साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू जो है जब मैक्सिमम होगी, तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू जो है मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो साइन की जो है 0 से 1 तक वैल्यू होती है, और उनका स्क्वायर भी अगर हम करेंगे तो हमारे पे हाईएस्ट वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, मैक्सिमम 1 होगी, ठीक है।
तो ये वैल्यू जो है हम कितनी साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू की जगह पे हम रख लेते हैं 1। तो इक्वेशन सेकंड में आप जहाँ पे साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू है वहाँ पर रख दो आप 1। तो कितना हो जाएगा के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू की जगह रख दिया 1, तो 4r रह जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1। दिस टर्म को अगर आप खोलोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस मतलब 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4r। तो ये कितना हो जाएगा देखो 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस 2r इसको करके तो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो के स्क्वायर के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन मिल गई। देखो इक्वेशन ये कंडीशन नहीं सॉरी ये हमें मिल गया मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देख लिया एक मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो इक्वेशन 3 and 4 गिव्स दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी निकाल लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालने के लिए जो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 है वो कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 क्योंकि मैक्सिमम है तो ये 1 होना चाहिए। तो साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी देखो अंडर रूट कर देंगे हम 1 का। साइन डेल्टा बाई 2 निकालना है तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे ना 1 का। तो अंडर रूट करेंगे 1 का तो कितना हो रहा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो साइन डेल्टा बाई 2 की प्लस माइनस 1 वैल्यू के लिए जो है हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। यानी कि साइन डेल्टा बाई 2 की प्लस माइनस 1 वैल्यू कब होती है जब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से रहती हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 इस तरीके से। ठीक है, तो पाई बाई 2 जैसे पाई बाई 2 पे जो वैल्यू होती है आपकी वो कितनी होती है 1। ठीक है, ऐसी 3 पाई बाई 2 पे -1, 5 पाई बाई 2 पे 1 इस तरीके से हमें मिलती रहती हैं। तो साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 हमें कब मिलती है जब डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 का कितना कैसा मल्टीपल हो ये ऑड मल्टीपल हो। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल क्योंकि हम बोल रहे हैं पाई बाई 2 यानी कि 1 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 का कैसा मल्टीपल मिल रहा है हमें ऑड 1 3 5 ये क्या ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल के केस में हम इसको लिख सकते हैं 2n-1। तो डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू 2n-1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डेल्टा इक्वल्स टू 2n-1 इंटू पाई। ओके, सो 2n-1 इंटू पाई आ गया आपके पास डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, तो अब इस डेल्टा की वैल्यू हम वो वाले इक्वेशन में रख लेते हैं कौन सी ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में जो रिलेशन है ये वाली वैल्यू। तो फेज डिफरेंस डेल्टा की जगह पे अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास डेल्टा जो आया वो कितना है 2n-1 इंटू पाई। तो 2n-1 इंटू पाई हम यहाँ रख लेते हैं। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2d कॉस थीटा इक्वल्स टू 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 2d कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया आपका 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। सो फॉर दिस कंडीशन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस कंडीशन पे जो है हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, नाउ एक टर्म आएगा आपके पास कॉन्ट्रास्ट। सो व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट? आपने जब कभी मोबाइल वगैरह पे या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी आप कॉन्ट्रास्ट एप्लीकेशन को देखोगे तो कॉन्ट्रास्ट एप्लीकेशन में क्या होता है कि जब डिफरेंट इंटेंसिटी जो होती हैं उनके बीच में हम डिफरेंस बना सकें। ठीक है, यानी कि अगर हम ब्लैक को अगर हम और ब्लैक कर दें और वाइट को हम और वाइट कर दें तो उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस बहुत अच्छा डिफरेंस दिखने लगेगा तो उसे हम कहते हैं कंट्रास्ट। तो उस एप्लीकेशन को जो है हम यूज़ करके किसी दो इंटेंसिटी के बीच में जो है डिफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, सो इस कॉन्ट्रास्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। सो आई मैक्सिमम हमारे पास है इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 4 से आई मिनिमम की वैल्यू है। देखो आई मैक्सिमम यहाँ पर आ गया हमारे पास
और आई मिनिमम जो है हमारे पास ये आ गया है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्ट्रास्ट। ओके, ये ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये हमने वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो 1 माइनस आर, सॉरी, ये वैल्यू हमने क्या कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी। अब ये फर्स्ट ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला टर्म तो हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ये 1 प्लस आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ओके, सेकंड है जो इसमें एक टर्म और आता है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी जो है वो क्या है कि विजिबिलिटी जो है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो पैटर्न है इंटरफेरेंस का वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो विजिबिलिटी को मैथमेटिकल वे में हम कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ओके, सो आई मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या है, के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, माइनस आई मिनिमम जो है हमारे पास है के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस कर देंगे बस, बाकी वही रहेगा 1 प्लस आर वाला। ठीक है, तो यहाँ देखो हम के ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपॉन 1 माइनस आर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। यहाँ हम जो है इसमें से इस वाले टर्म में देखो के ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, और अपॉन में हम एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये तो एलसीएम में आ जाएगा। बाकी जो अंदर रहेगा वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ इस वाले टर्म में देखेंगे हम, ये वाला टर्म तो बाहर कॉमन आ गया, और अंदर क्या होगा हमारा, इनका एलसीएम ले लेंगे जब, तो उसके बाद हमारे पर रह जाएगा ऊपर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो जब इसको खोलेंगे हम तो यहाँ से एक टर्म जो है हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो आएगा, यानी कि 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा प्लस 2r। ठीक है, और माइनस यहाँ आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। ठीक है, तो ये वाला जो है टर्म, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 2r और ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, तो 2r, तो एक 4r आ जाएगा हमारे पास ये। इसी तरीके से नीचे भी यहाँ हमने के स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ, और नीचे 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर जो है ये कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ऐसे करके जो है ये इक्वेशन ये अंदर रह जाएगा, ये 2 प्लस 2r स्क्वायर, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया ये पूरा टर्म, आपके पास केवल ये रह गया, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ गया 2 इंटू आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 ये वाला, यहाँ से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। तो दिस इज द विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंजेस इन फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर। ठीक है, और ये कॉन्ट्रास्ट ऑफ द फ्रिंजेस। तो कॉन्ट्रास्ट ऑफ द फ्रिंजेस और विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंजेस इन फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर ये भी पूछा जाता है। और जो है इसमें आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर जब भी पूछेंगे तो आपको पहले नॉर्मल इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला है ये वाला, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला को डिराइव करना है, और फिर उसके बाद आई मैक्सिमम और फिर आई मिनिमम ये कंडीशन निकालनी है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो कितना आएगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस है वो कितना आएगा, उससे हमें कंडीशन निकालनी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस ये। ठीक है, तो इतना था आपका। अब ये जो थर्ड यूनिट है इंटरफेरेंस वाली, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो यूनिट है डिफ्रैक्शन वाली उस पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।